आज के वीडियो में हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ चुके थे कि हमारा 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है ये वांट ऑफ फैक्टर। देखिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, एक बार फिर से जरा हम लोग देख लेते हैं। 4 हमारा RLVP और इसका जो हम लोग पढ़े थे ये होता था आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके बराबर, सॉल्यूट के बराबर। तब दूसरा था एलिवेशन इन क्या था, बॉइलिंग पॉइंट, ये किसके बराबर था, KB इंटू मोलरिटी के। तीसरा था जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये किसके बराबर था, KF इंटू मोलरिटी बराबर। चौथा जो था वो क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर था, और ये किसके बराबर था, ये जो बराबर था आपका किसको कह सकते हैं, CR और T के बराबर। अब ध्यान दीजिएगा इन तीनों में, चारों में फार्मूला तो हमारा आ गया, कुछ के केस में जो है ना, कुछ के केस में जो है वो वैल्यू क्या हो रहा है आपका, ज़्यादा आ रहा है। मतलब जितना हम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे वैल्यू ज़्यादा आ रहा है कुछ केस में। कुछ केस में क्या है कि हम डेटा हमें जो मिल रहा है उससे कैलकुलेट कर रहे हैं तो वैल्यू हमारा कम आ रहा है। तो भाई अगर ज़्यादा आ रहा है तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो कहीं कमी है, लेकिन कुछ के केस में ज़्यादा भी आ रहा है, कुछ के केस में कम आ रहा है, कुछ के केस में सेम भी आ रहा है। मतलब जो हम डेटा रख रहे हैं उससे वैल्यू हमारा सेम भी आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी रहा होगा हमारा कुछ। तब जब इस पे हम लोग जब साइंटिस्ट लोग गौर किए तो देखे कि कुछ हमारा जो है ना उसको सुधार के, एक तरह से कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन, उसमें जो मॉडिफिकेशन जो दिए वो थे आपके वांटॉफ साहब। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडिफिकेशन दिया, एक फैक्टर दिया जिसको क्या कहते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इस वांट ऑफ फैक्टर को कैसे हम लोग यूज करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बोले कि जो आई है मतलब वांट ऑफ फैक्टर है, वो क्या है, रेशियो है। क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल एंड ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नॉर्मल एंड ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नॉर्मल एंड ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, उसी का क्या है, ये रेशियो है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी को फॉर्मूला के रूप में अगर लिखें तो I इज इक्वल टू, हम लोग क्या कर सकते हैं, I इज इक्वल टू लिख सकते हैं नॉर्मल, नॉर्मल मतलब जितना होता है या होना चाहिए, कह सकते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपन क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अब ये है क्या, तो इसको और दूसरे तरीके से हम लोग क्लासिफाई किए हैं। तो I इज इक्वल टू कुछ जो है, इसी को देखिए सिंपल, जितना सिंपल से सिंपल हो जाए वो बस तरीका है कि यहाँ समझ तो यहीं पे गए हैं। बाकी अब हम समझते हैं कि और I को हम लोग और क्या कह सकते हैं, तब कह सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड। मतलब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये जो है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब एक्चुअल में कितना होना चाहिए, और ये जो है ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अब जो लिखेंगे उसमें कंफ्यूज नहीं करना है, वो लिखे क्या है, ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ऑब्जर्व मतलब एक्चुअली नॉर्मल में जो था वही है ना, ऑब्जर्व्ड। तो फिर सर यहाँ पे क्या लिखे थे, अरे ये जो है ये ऑब्जर्व मतलब हम लोग जो किए, डेटा जो मिला हमको वो हम लोग जो किए वो उसकी बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे नीचे रहेगा कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बस। अब इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, नहीं तो और कन्फ्यूजन कीजिएगा। क्यों, क्योंकि आगे जो है वो क्या है आपका बुक में, बहुत सारे बुक में अलग अलग तरीके से दिया था है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे भी दिया रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन अपॉन नंबर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये एसोसिएशन डिसोसिएशन कहाँ है, वहीं से तो आइडिया आया था। ठीक है, ये चीज़ को समझ गए कि इसका डेफिनेशन क्या है। अब देखिए इसका जरूरत क्यों पड़ा, तो क्यों पड़ा, अब देखिए अब थोड़ा समझेंगे कि जो हमारा वैल्यू जो डिफर कर रहा था वो क्यों डिफर कर रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जैसे मान लेते हैं अगर हमारा
ये क्या है, ये हमारा सॉल्यूट है, क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। हम डाल रहे हैं इसमें कितना, ए, और क्या डाल रहे हैं, ए डाल रहे हैं, दो मोल ए डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, 2 मोल ए डाल रहे हैं। लेकिन अगर ये मान लेते हैं हम सॉल्वेंट में डाले और ये दोनों मिल के A2 बन गया, तो हमारा क्या है, हमारा ये है कि हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो कितना मोल पे करेंगे, 2 मोल पे करेंगे ना, क्योंकि हम तो 2 मोल दिए ना, 1 मोल इसका और 1 मोल इसका। लेकिन हमारा सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में जाने के बाद वो बन कितना गया, वो कितना बन गया, 1 मोल बन गया। हमारा जो कैलकुलेशन रहेगा किस पे रहेगा, 2 मोल पे रहेगा। लेकिन जो लैब में जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, उसको क्या कहते हैं, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व करेंगे, वो वैल्यू कितने पे आएगा, 1 मोल पे आएगा। कम होगा कि नहीं होगा, जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो कम हो जाएगा और हमारा क्या रहेगा, ज़्यादा। यही लिखा हुआ था ना, I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपन क्या था, कैलकुलेटेड वैल्यू। तो जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मतलब कितना होगा, 1 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। क्वांटम फैक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ। समझ में आया, आई का फैक्टर कितना हो जाएगा, आधा। तब क्या है, एक और केस ले लेते हैं, मतलब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे ज़्यादा क्या मिटाना है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल जुड़ के 1 मॉलिक्यूल बन गया, तो यहाँ पे 1/2 हो गया। अगर बात करें कि यहाँ पे कोई मान लेते हैं 3 मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बन जा रहा है, 3 बन जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, यही वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्चुअल में कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। तो ऑब्जर्वेशन तो यहीं पे ना आएगा, कैलकुलेटेड हम तो 3 मोल दे रहे हैं भाई, हम तो दे रहे हैं ना 3 मोल, तो हम तो जानेंगे ना कि यहाँ 3 मोल होगा। तो कैलकुलेटेड तो 1/3। अच्छा, मतलब 2 मोल जुड़ के 1 मोल बन गया। ध्यान दीजिएगा, अब इस पे हम लोग चलेंगे कि 2 मोल ए दिए और क्या बन गया, A2 बन गया, तो हमारा I जो है वो 1/2। अच्छा, 3 मोल ए से ये A3 बन गया, तो हमारा जो I हो गया ये 1/3। तो कह सकते हैं कि n मोल ए लेंगे और ये AN बन जाएगा, तो I क्या हो जाएगा, 1/n। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं। तब ये क्या हो रहा है, ये जुड़ जा रहा है, ये क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है। मतलब ये जो केस है आपका वो क्या है, एसोसिएशन का केस है। मतलब हेडिंग दिया है आपके बुक में, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और इस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में जो पहला जो लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, एसोसिएशन। मतलब मॉलिक्यूल हम डाल रहे हैं और वो क्या हो रहा है, जुड़ के 1 मॉलिक्यूल बन जा रहा है, तो हमारा क्वांटम फैक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए जितना भी ये n रहेगा, n 1 2 3 4 5 6, तो ये मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम क्या रहता है, अगर 1 रहेगा तो यहाँ पे 1 होगा, तो एक ही है, एक ही तो जुड़ेगा ही नहीं, तो एसोसिएशन का केस कहलाएगा ही नहीं। मतलब एसोसिएशन के केस के लिए कम से कम n का वैल्यू कितना चाहिए, 2 3 4 चाहिए ना। अब एक ही आपस में कैसे जुड़ेगा भाई, तो 2 चाहिए। तो ये जो I का जो वैल्यू है वो हमें स्टार्ट कहाँ से होगा, 1/2 से, 1/3, 1/4, मतलब 1 से कम रहेगा ना। यस, एसोसिएशन के केस में जो I का जो वैल्यू है आपका वो हमेशा क्या रहेगा, 1 से कम रहेगा। समझ में आया, एसोसिएशन के केस में I का जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, 1 से कम रहेगा। चलिए, तब एसोसिएशन हो रहा है तो कुछ डिसोसिएशन भी होगा। जी हाँ, अब एसोसिएशन आया है तो डिसोसिएशन तो आएगा ही आएगा। समझ रहे हैं, दोनों तो भाई है ना। तब है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या हो रहा हो, कुछ नहीं, आपका सीधा उसी को पढ़ लीजिए ना, ये क्या बन जा रहा है, A+A। मतलब हम सॉल्यूट तो A डाल रहे हैं, कितना मोल डाल रहे हैं, 1 मोल डाल रहे हैं, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, 1 मोल ये और 1 मोल ये, टोटल कितना हो जा रहा है, 2 मोल। तो हम तो ये जानेंगे ना कि हम तो 1 मोल डाले हैं, तो 1 मोल डाले हैं, तो I कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम डाले हैं 1 मोल। ऑब्जर्वेशन जो एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटली आएगा वो कितना आएगा, 2 मोल पे, और हम डाले थे कितना, 1 मोल। तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अगर यही हम डाल लें A3 रहे और ये टूट के A+A+A बन जाए, तो हम तो डाले 1 मोल बाबा, यहाँ पे कितना बन गया, 3 मोल बन गया। तो जो I का जो वैल्यू रहेगा वो कितना हो जाएगा, 3/1, मतलब 3। आहा, तब तो यहाँ से भी नजर आ रहा है, यहाँ से तो और अच्छा नजर आ रहा है, रिलेशन आ रहा है। मतलब समझेंगे यहाँ पे कि अगर डिसोसिएशन का केस हो, अब ये टूट रहा है, टूटना मतलब क्या कहते हैं, डिसोसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसोसिएशन कहते हैं।
डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन का केस मतलब टूट रहा है तब आपका देखिए मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम था तो 2 मोल बना था, आई का वैल्यू कितना हो गया 2। एक मॉलिक्यूल में 3 मतलब एटम था और वो कितना में टूट गया 3 एटम में टूट गया, आई का वैल्यू कितना हो गया 3। तो कह सकते हैं कि ए एन रहेगा तो यहाँ एन ए बनेगा तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा एन। समझ में आया? ये केस किसका हो गया डिसोसिएशन। मतलब डिसोसिएशन मतलब अब अगर ए का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 कर दे एन का वैल्यू तो 1, तो अब एक ही आइटम तो नहीं ना टूटेगा बाबा, आइटम टूट के का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थोड़ी यहाँ निकालना है, ठीक है। यहाँ पे तुमको आयन निकालना है और आयन कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन मत कहिएगा सर, हाइड्रोजन आयन होता है, वो प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे हैं, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उस प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तब है आपका डिसोसिएशन में जब भी होगा तो एन जो है ना 2 से 2 तो रहेगा ही ना कम से कम, तो मतलब हम कह सकते हैं कि आई का जो वैल्यू होगा वो हमेशा किससे रहेगा 1 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा 1 से ज़्यादा रहेगा। चलिए हमारा पेन फेंका गया, 1 से क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा। अच्छा यहाँ तो ठीक है सर, ये 1 से ज़्यादा हो गया, ये 1 नहीं, ये 1 से कम हो गया, ये 1 से ज़्यादा हो गया, तो ऐसा भी तो होगा कि आई का वैल्यू जो है ना इक्वल टू 1 होता है। जी हाँ ऐसा भी होता है। तब जो है ये कब होगा, तो जब ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तब आपका कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, तब कह सकते हैं कि आई का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, आई का वैल्यू कितना होगा इक्वल टू 1। या कह सकते हैं आपका कि जो वीक एसिड और बेस रहेगा उसका आई का वैल्यू 1। या कह सकते हैं कि जो 100% डिजॉल्व ना हो, जो पार्शियली डिजॉल्व होगा, पार्शियली जो डिजॉल्व होगा उसका जो वैल्यू है कितना होगा 1। अब तो देखिए याद हो जाना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख दिए, अब क्या लिखे, इससे ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं। ये जो दोनों है ये किसके लिए है, इनऑर्गेनिक के लिए है। किसके लिए है, इनऑर्गेनिक। अब कहते हैं हम ऑर्गेनिक वाला भी देखे हैं सर एसोसिएशन के केस में, हाँ हो सकता है भाई, एसोसिएशन है, जुड़ना है, जोड़ दीजिए ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप बुक में जो पढ़े हैं वो रिलेशन पढ़े हैं किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 एलिमेंट्स आपस में जुड़ के क्या बन जा रहा है, एक बन जा रहा है। आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू आएगा ए से कम हो जाएगा। पढ़ तो लिए, यूज कैसे करेंगे, चलिए कुछ नहीं करना था। पहले से जो आपका निकला हुआ था वांटर फैक्टर का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू, उसमें कुछ नहीं किए हम लोग, सिर्फ क्या किए, आई को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। अब चाहे वो एसोसिएशन का केस हो तब आई का वैल्यू, डिसोसिएशन का केस हो तब आई का वैल्यू रख दिए, ओवरऑल जो है हमारा सही हो गया। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस सब में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, फॉर्मूला को हम लोग फिर से लिखते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होता है I इंटू के बी। ये I बाहर कैसे आ गया, इसमें थोड़ा सा हम बोल रहे हैं दिक्कत है, तो कैसे दिक्कत है समझिएगा। इंटू यहाँ पे M। अब जो ये कह सकते हैं ना, ये एक्चुअली में I यहाँ नहीं है, I कहाँ है। अब I जो है ना वो हम देख रहे थे सॉल्यूट डिसोसिएट कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, तो ये सॉल्यूट तो है नहीं, तो सीधा मोलारिटी है इंटू के बी इंटू ये क्या है आपका मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ क्या है सॉल्वेंट, क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये जो है I एक्चुअली में ये सॉल्यूट के साथ होता है, मतलब ये एक्चुअली में जो है वो इस तरह से I इंटू एन इंटू वेट ऑफ क्या है आपका सॉल्वेंट। वेट क्या है सॉल्वेंट किसमें, केजी में। अब देखिए ये सब अभी बोलने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। हम लोग यहाँ पे क्या फोकस कर रहे हैं, वांट ऑफ फैक्टर पे, समझ में आया। तब मतलब है आपका, ठीक है, तब है यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई है, तो आप इसको बाहर निकाल के लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सब में तो वही है, सब में तो यही होगा, इसमें थोड़ा स्पेशल, क्योंकि ये जो है फ्रैक्शन मोल डायरेक्टली यहाँ कर दीजिएगा, आपका थोड़ा आंसर डिफर करेगा। ये बहुत सारे बुक में डायरेक्टली ऐसा दिया हुआ है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपका जो लिखते हैं तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ क्या लिखते हैं सॉल्वेंट लिखते हैं ना, मोल ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो मोल सॉल्यूट का मोल यहाँ है तो यहाँ आई होगा, यहाँ आई होगा, तो फिर सर ऐसे क्यों लिखता है, ऐसे क्यों लिख दिया, ये गलत हो गया क्या। गलत नहीं हो गया, क्योंकि एनसीईआरटी ही गलत करके रखा है आपका। आप एनसीईआरटी में देखेंगे, देखिए ये कब यूज कर सकते हैं हम लोग, इसको इस तरह से, इस फॉर्मूले को इस तरह से यूज करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को इस तरह से यूज करते हैं। एक्चुअल में जो है वो क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ क्या है आपका सॉल्वेंट।
तब है कि हम दिखा गया है कि अगर सॉल्यूट का मात्रा बहुत कम है, सॉल्यूट का मात्रा क्या है, बहुत कम है। पहले से पता कैसे चलेगा कि सॉल्यूट का मात्रा कम है, तो आपको तो यही फॉर्मूला लेना होगा। लेकिन अगर सॉल्यूट का मात्रा बहुत कम है, मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, किससे, मोल ऑफ सॉल्यूट से, तब हम लोग कह सकते हैं इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मोल ऑफ आपका सॉल्यूट अपॉन सीधा मोल ऑफ क्या लिखते हैं, सॉल्वेंट। चूंकि इसका मात्रा बहुत कम है तो इसको हम लोग लेते नहीं है। जब ऐसा यूज करेंगे तब ना यहाँ पे सिर्फ हम आई दे सकते हैं, और चूंकि एक ही है मल्टीप्लाई किए हैं तो बाहर आ गया है, तब हम लोग लिखते हैं एस ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू आई इंटू ये क्या है, ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना, मोल बटा ये करके, तो यहाँ पे हम लोग इसी को यहाँ पे क्या लिखा होगा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ आई। लेकिन ध्यान रखिएगा किसी किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह से दे देगा, आपका आंसर डिफर कर जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जिस वैल्यू से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली उतना वैल्यू तो नहीं आएगा ना। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है ना, बढ़ गया है तो कम आएगा। तो आप फार्मूला निकालेंगे और आपको लग रहा है कि वैल्यू आपका जो है ना कम आ रहा है। अच्छी बात यह है कि अप्रोक्सीमेटली आंसर आप कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो मतलब ये जो फार्मूला है वो कब, जब ऐसा रहेगा तब, जब ऐसा रहेगा तब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूट की जगह पे आई। तो ध्यान रखिएगा, बस खाली इस पे ध्यान रखना है और किसी चीज पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं। तब है आपका कि वांटो फैक्टर जो है वो आपका है क्या क्या, कैसे हम लोग निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, एसोसिएशन सिंबॉलिक फॉर्म में तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ कंपाउंड लिखते हैं आपका इसका वांटो फैक्टर। अब देखिए कंपाउंड को तोड़ना आना चाहिए। ये क्या टूटेगा, तो Na प्लस और प्लस Cl माइनस, तो इसका जो आई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2। क्यों, ये टूट कितना मोल में टूट गया, 2 मोल में टूट गया डिसोसिएशन के केस। आपका CaCl2 है, CaCl2 है, ये Ca प्लस 2 और प्लस 2 Cl माइनस में टूटेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना, तो 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितना हो जाएगा आपका 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 आप कह सकते हैं कि Al2SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस, यही ना। मतलब इसमें कितना होगा, तो Al प्लस 3 कितना हो जाएगा 2 अब प्लस SO4 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा आपका 3। तो कितना हो जाएगा टोटल 3 और 2 5। आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर बात करें K4 FeCN6, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये 4K प्लस और प्लस FeCN6 माइनस 4। तभी क्या है, इसका आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका आई जो है वो कितना हो जाएगा 4 और 1 5। तो आपका कंपाउंड दिया हुआ रहेगा, आपको तोड़ना आना चाहिए। तोड़ने अगर आ गया तो आप आसानी से वांटो फैक्टर का वैल्यू निकाल लेंगे। वांटो फैक्टर की जगह जब वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर आप आसानी से सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। ये था आपका वांटो फैक्टर का। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि आपके बोर्ड्स के लिए भी है, जो बच्चे बोर्ड्स में हैं वो भी वांटो फैक्टर को याद रखिएगा। क्या रखिएगा, याद रखिएगा। ये सारे कैलकुलेशन किस तरह से एलिमेंट्स को हम लोग तोड़ते हैं तो ये तो सीख ही रहे ना, ये तो सीख ही गए होंगे, तो ध्यान रखिएगा इस पर। वांटो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड में अगर हार्ड गया, हार्ड इन द सेंस कि वो वांटो फैक्टर यूज करेगा। कभी कभी तो डायरेक्टली खाली पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वांटो फैक्टर, मतलब आई का वैल्यू कितना है, तोड़ दीजिए ना, काउंट कर लीजिए आयन। लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपका यहीं से तो स्टार्ट ही करेगा, आपका यहीं से स्टार्ट करेगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिए, वांटो फैक्टर नहीं पढ़े, क्वेश्चन छूट गया, गलत हो गया। ठीक है, तैयारी कीजिए, बनाइए। इसके आगे भी हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ आप क्वेश्चन बना रहे हैं जिसमें फंस रहे हो, कमेंट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो पक्का उस पर कोई ना कोई वीडियो आपको अलग से बना के हम डाल देंगे आप लोग की सहूलियत के लिए। ठीक है, थैंक यू।